जय हिंद, जय जोहार। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं फिर से एक ऐसे भ्रष्टाचार के बारे में जिनकी लगातार कुछ शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा कुछ भी उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जी हाँ साथियों, अभी तक हमको लगता था कि केवल राज्य स्तर परीक्षाओं पर ही, भर्तियों पर ही भ्रष्टाचार होते हैं, केवल इसी पे धांधली चलती है। लेकिन नहीं, आज ये साबित हो ही गया कि भैया केवल राज्य स्तर पर ही नहीं, केंद्र स्तर पर भी, सेंट्रल लेवल के पदों पर भी आपको भर्तियों में भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करने वाले, जैसे कि मैंने आप सबके साथ पेपर की जो कटिंग है शेयर कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में एक मात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाई जाती है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, जिसको जीजी यूनिवर्सिटी, जो कि बिलासपुर में स्थित है। वहां पे फिलहाल दोस्तों, आज जब पेपर की कटिंग मैंने देखा, हालांकि मैंने इसको कल से देखा था, सोचा कि कल ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मेरे को टाइम मिला और मैंने आज ही वीडियो बनाया और आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी समझा। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम जीजीयू में किस तरीके से करप्शन चल रही है। जीजीयू जो कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहां पे लोग नौकरी करने के लिए और पढ़ने के लिए तरसते हैं। ऐसे जगहों पर वहां पे पहले से कार्यरत लोगों के द्वारा अपने ही लोगों को किस प्रकार से फायदा पहुंचाया जा रहा है, इस सब पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या क्या कमियां हैं, ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, पॉलिटिकल का जो लेवल कहाँ है, और यहाँ पे जो घोर भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या कवायद लगाए हैं, इन सब पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज बात करते हैं, मैंने पहले लिखा है दोस्तों करप्शन, और यहाँ पे मेरे हाथ में पेपर की कटिंग है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, जिसमें लिखा है दोस्तों, जीजीयू में नॉन टीचिंग भर्ती में बंदरवाट, पैसा, परिवार और पावर का बोलबाला। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नौकरी लगना चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं, तो आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपको जब तक आपके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, तब तक ये आज के समय में आसान नहीं है कि आप सरकारी नौकरी लग पाए। दोस्तों, इसीलिए मैंने आज ये मुद्दा उठाने की कोशिश की है, आप सबके सामने ये बात रखने के लिए मैं आप सबके सामने हूं कि किस तरीके से, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, सभी तरफ कहीं ना कहीं भर्ती की जो प्रक्रिया चलती है उसमें धांधलियां देखने को मिलती है। और इसका जीता जागता उदाहरण फिर से आज हमारे जो छत्तीसगढ़ है वहां पे अपने को देखने को मिल रहा है, जीजीयू के जो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर है वहां पे, है ना। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है लोअर एंड अपर डिवीजन। जी दोस्तों, बहुत सारे लोअर और अपर डिवीजन की जो पोस्ट है वहां पे बिलासपुर जो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी वहां पे संचालित की जा रही है। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल लेवल की जो यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोअर डिवीजन और अपर डिवीजन के, जैसे कि क्लर्क जैसे, स्टेनो जैसे, और इसके अलावा ऑपरेटर जैसे, लैब टेक्नीशियन जैसे बहुत सारी पदों पर भर्ती होती है, जिस पर सरकार वैकेंसी जारी करती है, लेकिन उसमें भर्ती या फिर सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनके पहले से रिश्तेदार, सगा संबंधी वहां पे कार्यरत हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं वहां पे सीनियरिटी रखते हैं। दूसरा है रिलेटिव्स। अब रिलेटिव्स को भी फायदा पहुंचाने का बात वहां पे भी लगातार उठ रही है, जिस हिसाब से मैं पेपर कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो पेपर कटिंग में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां से पूर्व में कार्यरत जो सीनियर है, चाहे वो रिटायर हो चुके हैं, चाहे वर्तमान में भी कार्यरत है वहां पे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो सीनियरिटी रखते हैं तो वो अपनी ही फैमिली के, चाहे अपने भतीजे को, बेटे को, अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, वहां अपने भांजे को, अपनी भांजी को वहां पे नौकरी लगाने के लिए वहां पे तत्पर रहते हैं, और उन्हीं की नौकरी वहां पे लग रही है। इसके पीछे रीजन ये है कि मनी, फैमिली और पावर, है ना। तो दोस्तों, जब भी बात आती है आज के समय में आपको नौकरी लगने की, तो कहीं ना कहीं पैसा और पावर जो होना अनिवार्य होती है आपके हाथ में। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जब यहाँ पे वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हुई है, तब से दिल्ली और रायपुर से भैया बड़े बड़े जो पावरफुल लोग हैं, जिनकी अच्छी बनती है, चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट के मंत्रियों के साथ हो, चाहे वो राज्य के मंत्रियों के साथ हो, उनकी लगातार कॉल उस इंस्टीट्यूट में पहुंच रही है, उस यूनिवर्सिटी में पहुंच रही है कि उनके रिलेटिव्स को कहीं ना कहीं आप एक आध पोस्ट जरूर दिलाएं। और है YOMR सीट नॉट। अब यहाँ पे सवाल आप जैसे और हम जैसे अभ्यर्थी ये करते हैं कि उनसे कि भैया, अगर आप इस तरीके की भर्तियों में अगर लगता है, क्योंकि बार बार आप ये बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे कोई धांधलियां नहीं हो रही है, तो एनटीए जो कि इतना बड़ा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है पूरे इंडिया में, एग्जाम कंडक्ट कराती है नीट लेवल की, यूजीसी लेवल की, इसके अलावा CSIR नेट लेवल की। तो भैया, आप इन भर्तियों में एनटीए एग्जाम क्यों नहीं ले रहा है? सबसे मेन चीज है एनटीए, कहीं ना कहीं अगर ट्रस्ट एनटीए पे है लोगों का, तो एनटीए को एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, अभी जो एग्जाम हो रही है वो OMR सीट के बेसिस पे कराई जा रही है।
तो OMR सीट के बेसिस पे अगर कराई जा रही है एग्जाम, तो कहीं ना कहीं सवाल ये बनते हैं कि OMR सीट को बाद में चेंज भी तो कराया जा सकता है। आप जैसे हम जैसे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों का सवाल है कि भैया OMR सीट तो चेंज की जा सकती है। तो इसका ये है कि अगर OMR सीट में आपने अच्छे परफॉर्म भी नहीं किए हैं तो उसको आप बाद में लिख कर, पर्चे भर कर आप अच्छे तरीके से वहां पे सबमिट करके आप पुराने वाले OMR चेंज को नए वाले OMR से रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे आपकी नौकरी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, चाहे गवर्नमेंट की बात करें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, चाहे वो हम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बात करें। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार सत्ता में आई है, सत्ता में आने से पहले उन्होंने बड़े बड़े प्रपंच रचे थे, बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाए थे कि भैया जब भी आएंगे हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ व्यापम में छत्तीसगढ़ सीजी व्यापम की बात करें, चाहे CGPSC की बात करें, जिस तरीके से धांधलियां हो गई हैं परिवारवाद को लेकर, जैसे डिप्टी कलेक्टर, इसके अलावा तहसीलदार है, SDM है, इन सब के पोस्ट में बहुत सारी अप्लाई हुई थी, तो बहुत सारी भर्तियां हुई थी, जिसको लेकर गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आएंगे तो ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। वो ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं अभी भी नजर नहीं आई है। कहने को तो वो ढोल नगाड़े पीट रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन आप जैसे हम जैसे जो युवा है, असली वास्तविकता तो हमको और आपको पता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है और क्या नहीं किया है, किसके साथ न्याय किया है, किसके साथ अन्याय किया, वो सारी चीजें आपको और हमको पता है। नेक्स्ट है दोस्तों, NTA एग्जाम क्यों कंडक्ट नहीं करा था, इस पे सवालिया निशान खड़े हैं। लास्ट में क्वेश्चन हम सबके सामने ये आता है कि आखिर क्यों बार बार सरकार ये बोलती है कि भाई भतीजावाद पॉलिटिक्स में जो चल रही है उसको गवर्नमेंट क्यों इसमें जो हमारे शैक्षणिक गुणवत्ता को अगर दुष्प्रभाव करने के लिए उसमें फैमिली को इंक्लूड किया जा रहा है, परिवारवाद को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है। सरकार इनसे अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इन सब को प्रमोट कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी खामियां हैं, सरकार की भी फॉल्ट है। अब मेन इसमें जो सवाल उठते हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि जिनकी नियुक्तियां पे सवाल उठी है उसमें है पहले नंबर पे है वहां पे GGU के स्टोर के OSD डॉक्टर गणेश शुक्ला की जो पत्नी है प्रीति शुक्ला, टेक्निकल ऑफिसर के पद पर HRDC में पदस्थ हुई है। दूसरे हैं MBA में सहायक प्राध्यापक प्रेम शंकर द्विवेदी की जो पत्नी है आर्ची वर्मा, सेक्शन ऑफिसर के पद पर HRDC में पदस्थ है। शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक मीना कुमारी पाल का भाई राजाराम पाल BC ऑफिस में पदस्थ है। मीटिंग सेल में UDC डॉक्टर अशोक तिवारी के बेटे अतुल तिवारी के असिस्टेंट के रूप में यांत्रिकी शाखा में पदस्थ है। गोपनीय शाखा के सेवानिवृत्त कर्मचारी के भोई की बेटी नेहा भार्गव विकास विभाग में पदस्थ है। UDC राजेश बत्रा का बेटा यश बत्रा अकादमिक शाखा में असिस्टेंट है। सेवानिवृत्त संतोष तिवारी का बेटा सौरभ तिवारी सेक्शन ऑफिसर बना है। कुलपति सहायक कुल सचिव अभयदीप तिवारी के जो रिश्तेदार शिवानी तिवारी हैं। BC बंगले के पदस्थ रसोईया मनोज उपाध्याय की जो बेटी रूपाली उपाध्याय LDC के प्रशासन पे पदस्थ हुई है। फाइनेंस विभाग के श्रीकांत कड़ेकर का बेटा प्रणय कड़ेकर परीक्षा विभाग में क्लर्क बना है। ऑडिट विभाग के असिस्टेंट दिलीप गुप्ता का बेटा सत्यम गुप्ता UDC के पद पर है। और प्यून गणेश प्रसाद यादव का बेटा विजय यादव क्लर्क बना है। सीनियर क्लर्क राजेंद्र पोर्ते की पत्नी रितु पोर्ते भी सूचना प्रकोष्ठ में लगी है। परीक्षा विभाग में शिक्षण ऑफिसर के रिटायर्ड के तिवारी की बेटी श्रद्धा तिवारी लैब असिस्टेंट बनी है। इसके अलावा तुलवाराम सिदार का बेटा नरेंद्र सिदार भी स्टेट सेक्शन में LDC के पद पर चयनित हुए हैं। दैनिक वेतनभोगी महावीर यादव का बेटा सुरेश यादव HRDC में पदस्थ हुए हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सहायक प्राध्यापक अनुराग सिंह की पत्नी प्रथा सिंह लैब असिस्टेंट के पद पर। लाइब्रेरी में कार्यरत राधेश्याम ठाकुर की बेटी ज्योति ठाकुर नियुक्त है। अब इतने सारे एक ही संस्था में काम करने वाले लोगों की जब इतने सारे उनके परिवार के, उनके भतीजे, उनके भाई, उनके भांजे, उनकी बेटी, उनकी पत्नी का जब सिलेक्शन होता है तो सवाल उठना लाजमी है और उठना भी चाहिए कि किस आधार पे उनका सिलेक्शन हुआ है, और सिलेक्शन हुआ भी है तो भैया आप वरीयता क्यों आप जारी नहीं करते हो, आप कितने प्राप्तांक उन्होंने किस बेसिस पे आरक्षण रोस्टर फॉलो किया है, लागू किया है, इन सारी चीजों को आप ओपन क्यों नहीं करते। अगर ओपन नहीं करोगे तो ट्रांसपेरेंसी दिखेगी नहीं, और ट्रांसपेरेंसी जब दिखेगी नहीं तो आप पे सवाल करना निश्चित ही जरूरी हो जाता है। इन सब को लेकर जब सवाल पूछे गए तो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जो कुलपति हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर के, उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी में कार्य कर रहे किन किन अधिकारियों कर्मचारियों के रिश्तेदार यहाँ नौकरी कर रहे हैं, इस मामले की जांच कराई जाएगी। यहाँ होने वाली भर्तियों में पूरी तरीके से पारदर्शिता अपनाई जाती है, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। तो ये कहना है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल
कुलपति हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर के हैं। दोस्तों, चाहे मामला जो भी हो, जिस तरीके से हमने पीएससी में देखा, सीजीपीएससी में देखा है, इसके अलावा हम वर्तमान में जिस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में इस भर्ती प्रक्रिया में हो रही धांधली को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में, हमारे मन में, एक युवा के मन में निराशा होता है कि इतने लाख मेहनत करने के बाद, इतने टैलेंट रहने के बाद भी हम आखिर सफल क्यों नहीं रहे। सफल नहीं होने के पीछे कारण है दोस्तों, क्योंकि आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है। आप इतने टैलेंटेड होने के बाद अगर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल रहा, तो आप परफॉर्म कहां करोगे, आप बताइए। और यहाँ पे जो नॉन टैलेंटेड लोग हैं, उनको प्लेटफॉर्म पे लाके बढ़िया बिठा के परोसा जा रहा है कि भैया आपको खाना है। तो दोस्तों, इस ऐसे जब भी मुद्दे आते हैं, तो इस पे आपकी और हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि आवाज जरूर उठाएं, ताकि आपके और हमारे साथ हो रही अन्याय के विरुद्ध हम आवाज उठा सकें और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस आवाज को उठाने में, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन ले सके। दोस्तों, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, नए किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जोहार, जय